स्टार्ट होगा, इसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी किसे कहते हैं या फिर सांख्यिकी के जनक कौन हैं। तो आइए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी, देखिए सांख्यिकी शब्द संख्या से निर्मित है। फिर से एक बार सुनिए, सांख्यिकी शब्द संख्या से निर्मित है, अतः यह कहा जा सकता है कि संख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही सांख्यिकी है। अतः यह कहा जा सकता है कि संख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही सांख्यिकी है। और सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड अचेनवाल को माना जाता है। गॉटफ्राइड अचेनवाल को सांख्यिकी का जनक माना जाता है, लेकिन आधुनिक सांख्यिकी का जनक सर रोनाल्ड ए फिशर, सर रोनाल्ड ए फिशर को सांख्यिकी का, आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो थोड़ा सा परिभाषा पहले आप सांख्यिकी का देख लीजिए कि सांख्यिकी क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि सांख्यिकी शब्द संख्या से निर्मित है, संख्या से निर्मित है, अतः यह कहा जा सकता है कि संख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही सांख्यिकी है। सांख्यिकी शब्द संख्या से निर्मित है, अतः यह कहा जा सकता है कि संख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही सांख्यिकी है। सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड अचेनवाल को माना जाता है, किंतु आधुनिक सांख्यिकी का जनक सर रोनाल्ड एलेमर फिशर को माना जाता है। सांख्यिकी के जनक, सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड अचेनवाल को माना जाता है, किंतु आधुनिक सांख्यिकी का जनक सर रोनाल्ड एलेमर फिशर को माना जाता है। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी क्या है समझ लीजिए, इसके जनक कौन है ये भी आप देख लिए। अब सांख्यिकी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है। आप उन बिंदुओं को यदि ध्यान से समझते हैं और याद रखते हैं तो सांख्यिकी बिल्कुल आसान होगा। तो सबसे पहले इसका एक पॉइंट है, इसमें एक शब्द आता है, पारिभाषिक शब्दावली है बारंबारता। अक्सर ये आपको मिलेगा। सांख्यिकी, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। तो बारंबारता सब में इसका प्रयोग है। तो बारंबारता क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। देखते हैं बारंबारता। बारंबारता क्या है?
प्रेक्षण में कोई चर मान जितनी बार आता है उसे उस चर मान की बारंबारता कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, बारंबारता फ्रीक्वेंसी किसी परीक्षण में कोई चर मान जितनी बार आता है उसे उस चर मान की बारंबारता कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए एग्जांपल, आपका स्पष्ट हो जाएगा। सपोज दैट चर मान दिया गया है, चर मान है 4, 5, 2, 3, 8, 5, 2, 5, 6, 2, 5, 4, 5 में 4 की बारंबारता है। इस प्रकार का कोई भी चर मान आपको दिया हुआ रहे, बिल्कुल आप उस प्रश्न को देखिए, तो इसमें से पूछा जा रहा है 4 की बारंबारता। किसकी बारंबारता? तो 4 की बारंबारता क्या है? तो 4 इस परीक्षण में कितनी बार आया है आपको काउंटिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक 4 है और कहाँ है, यहाँ पे एक 4 है तो 2, तो यहाँ पे 4 की बारंबारता अगर आपसे पूछ रहा है तो 4 की बारंबारता होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 2। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 की बारंबारता क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 इस परीक्षण में कितनी बार आया है, तो 1, 2, 1, 3, तो 3 बार आया। यदि पूछा जाए 5 की बारंबारता क्या है, तो 5 की बारंबारता है 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है तो 5 हो गया। तो इस प्रकार का अगर आपको डाटा दिया हुआ रहे, परीक्षण दिया हुआ रहे चर मान, तो जिसकी बारंबारता आपसे पूछेगा काउंटिंग करके देख लेना है कि उस परीक्षण में कितनी बार आया है, ये इसकी बारंबारता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप समझ लिए कि बारंबारता क्या है। अब बारंबारता के बाद एक और है संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम उसको देखेंगे। आप इधर लिख लिए होंगे, हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता क्या है? बारंबारता पढ़ने के बाद संचयी बारंबारता को समझना बहुत जरूरी है। किसी परीक्षण में कोई चर मान और उसके पहले सभी छोटे चर मानों के योगफल को उस प्रेक्षण का संचयी बारंबारता कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी परीक्षण में कोई भी चर मान और उसके पहले, एक शब्द लिखे हैं सभी, उसके पहले सभी छोटे चर मानों के योगफल को उस परीक्षण
उस प्रेक्षण का संचयी बारंबारता कहते हैं। अब इसको समझना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा चर मान दिया गया है और इसकी बारंबारता है, चर मान है 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार का और भी आंकड़ा हो सकता है। बारंबारता है 2, 5, 8, 3, 2। चर मान देख लीजिए दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है संचयी बारंबारता। आपको इसी को समझना है कि संचयी बारंबारता क्या है। और जब भी आप पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़े या बहुलक पढ़े, माध्यिका में संचयी बारंबारता का सबसे ज्यादा यूज है, बहुलक में संचयी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको संचयी दिया हुआ है तो बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो प्रश्न घुमा के पूछेगा तो यूज तो दोनों में है, बारंबारता से संचयी समझना है और संचयी बारंबारता से बारंबारता समझना है। इसके बाद भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पहले आप कर लीजिए क्लियर कि अगर बारंबारता दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे। आपसे क्या कहेगा, किसी का भी संचयी बारंबारता आपसे पूछ देगा। जैसे आपसे पूछ देगा बताइए कि 15 का संचयी बारंबारता क्या है, 15 का संचयी बारंबारता क्या है। देखिए, तो एक काम कीजिए, आप बारंबारता से संचयी कैसे निकलेगा पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए 2 दिया गया है तो आप यहाँ 2 लिखिए। अब 2 में इस 5 को आप जोड़िए, 5 2 7, 7 में से इस 8 को जोड़िए तो हो गया 15, 15 में इस 3 को जोड़िए तो हो गया 18, 18 में 2 को जोड़िए तो हो गया 20। तो ये संचयी बारंबारता मेरा आ गया। अब 15 का संचयी पूछा जा रहा था तो आप देख लीजिए 15 का संचयी बारंबारता ये संयोग है कि 15 ही आया, ये आवश्यक नहीं है। अगर आपसे 10 का संचयी बारंबारता पूछ देगा, 10 का संचयी बारंबारता अगर पूछ देगा तो बताइए 10 के सामने संचयी बारंबारता क्या है, 7 है, तो यहाँ 7 हो जाएगा आपका। तो इसमें से किसी का भी संचयी बारंबारता अगर पूछे तो जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। या अगर आपको ये नहीं निकालना है तो 15 का संचयी बारंबारता से पूछा था तो 8 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके पहले वही लिखे थे सभी छोटे चर मानों, कहता है किसी परीक्षण में कोई चर मान, तो कोई चर मान यहाँ 8 है और उसके पहले छोटा छोटा 2 को है, तो 8 अब 5 13 और 2 15 आ गया ना। 10 का पूछेगा तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, इसके पहले 2 है तो 5 और 2 7। देखिए दोनों तरीका से आपका अगर सिर्फ उसी का पूछेगा तो निकाल लीजिए, या आप माध्यिका जब पढ़ेंगे तो माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो चर मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ रहेगा, संचयी बारंबारता निकालना है, तो वहां आप संचयी बारंबारता जोड़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए कैसे निकाले थे। 2 है तो 2 लिख दिए, 2 में 5 को जोड़ दिए 7 आ गया, 7 में से 8 को जोड़ दिए 15 आ गया, 15 में 3 को जोड़ दिए 18 आ गया, 18 में 2 को जोड़ दिए तो 20 आ गया। तो ये मेरा संचयी बारंबारता निकल गया। आप संचयी बारंबारता देख लिए। इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको देखिए। संचयी बारंबारता के बाद एक शब्द और है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह या इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। मध्य बिंदु, क्लास मार्क और मिड पॉइंट। समझेंगे इसको परिभाषा थोड़ा सा। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु क्या है, तो किसी वर्ग के निम्न सीमा और
उच्च सीमा के योगफल के आधे, किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल के आधे को वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु कहते हैं। तो एक शब्द आ गया, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु किसे कहते हैं? किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल के आधे को वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला हो गया निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपसे कहेगा 20-30 का वर्ग चिन्ह है, बताना है आपको। तो वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा निम्न सीमा मेरा 20 है, और उच्च सीमा इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो 30 बटा 2, 30 और 20 जोड़ दीजिए, 50 बटा 2, ये आ गया 25। तो मेरा वर्ग चिन्ह आ गया 25 या मध्य बिंदु आ गया 25। कभी भी मध्य बिंदु निकालना हो तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, आप इसको लिख भी लीजिए। इसमें और भी परिभाषिक शब्दावली है, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए। परिसर, रेंज, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना सांख्यिकी आपको नहीं समझ में आएगा। और ये छोटा छोटा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बढ़िया समझ लीजिए और थोड़ा सा याद भी रखेंगे। तो परिसर समझते हैं, किसी प्रेक्षण में महत्तम और निम्नतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। अर्थात यहां से परिसर बराबर हो जाएगा महत्तम मान माइनस निम्नतम मान। महत्तम मान ध्यान रखिएगा, इसी को बताना चाह रहे हैं। किसी प्रेक्षण में महत्तम मान मतलब जो बड़ा है और निम्नतम मान जो सबसे छोटा है के अंतर को परिसर कहते हैं। महत्तम मान माइनस निम्नतम मान, ये निकल जाएगा मेरा परिसर। अब इसका कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए मेरा चरमान दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, चरमान है 8, 10, 20, 25, 32, 48, 24 का परिसर है। देख के बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, परिसर निकालना है ना, तो परिसर बराबर क्या फॉर्मूला लिखें? महत्तम मान माइनस निम्नतम मान। तो महत्तम मान इसमें सबसे बड़ा देखिए तो क्या है 48 है, माइनस निम्नतम मान सबसे छोटा देखना है तो 8 है। तो 48 माइनस 8 तो 40। ये मेरा निकल गया परिसर। जब भी परिसर निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसको लिखते जाइए और बढ़िया से याद करिए। इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
इसको हम बताएंगे आपको। इधर भी साफ कर देते हैं। इसके बाद एक बात और आपको समझना है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल दो विधि में लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल आपका दो विधि में लिखा जाता है। एक मेरा है अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मेथड। दूसरा है समावेशित विधि। ध्यान से समझते जाना है। नॉन ओवरलैपिंग। वर्ग अंतराल को दो विधि में लिखा जाता है। एक अपवर्जी विधि जिसे ओवरलैपिंग, समावेशित विधि नॉन ओवरलैपिंग। अब समझना है कि अपवर्जी विधि क्या है। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर अपवर्जी विधि में कोई सवाल है, माध्य का हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में रहे। लेकिन माध्यक हो या बहुलक अगर है, तो अगर अपवर्जी है तब तो आपको कहीं डाउट नहीं है। लेकिन अगर वर्ग अंतराल समावेशित विधि में है तो माध्यक या बहुलक निकालते समय समावेशित विधि को हम चेंज करेंगे अपवर्जी विधि में, तब मेरा राइट आंसर आएगा। तो अपवर्जी विधि क्या है? सपोज दैट जैसे वर्ग अंतराल है तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। तो ये मेरा अपवर्जी कहलाएगा। कैसे? ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ 10 है, देखो 10 से रिपीट हो रहा है, 20 पे अंत हुआ तो 20 से रिपीट हो रहा है, 30 पे लास्ट हुआ तो 30 पे प्रारंभ हो रहा है, 40 से 40 से, ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसे पहचान लेंगे कि अपवर्जी विधि। कभी कभी ऑब्जेक्टिव रहता है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 किस विधि में लिखा गया है, तो आप आसानी से टिक आउट कर सकते हैं कि अपवर्जी विधि। कौन विधि? और इसमें समझना है कि ये जो है इसे हम लोग कहेंगे उच्च सीमा, अपर लिमिट, इसे कहेंगे निम्न सीमा। तो जो इधर सब बड़ा है, 0 से 10 में 10 बड़ा है, 10 से 20 में 20 बड़ा है, ये सब इसका उच्च सीमा है और ये आपका निम्न सीमा है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ये समावेशित विधि, इसके बारे में समझते हैं। जैसे 5 से 10 है तो 10 से नहीं स्टार्ट होगा, ये 11 से चलेगा 15। 5 का बढ़ सकता है, 10 का बढ़ सकता है, 20 का बढ़ सकता है, 100 का बढ़ सकता है। इससे कोई डाउट नहीं है। आपको समझना है कि जितना यहाँ लास्ट होगा उतना से प्रारंभ नहीं होगा, एक हमेशा बढ़ के चलेगा। तो 5 से 10 है तो 11 से 15 जाएगा, फिर 16 से 20 जाएगा, फिर 21 से 26 जाएगा और 21 से 25 जाएगा और ये 26 से 30 जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, ये कहलाएगा उच्च सीमा। और ये भी कहलाएगा, ये बताएंगे हम आपको, निम्न सीमा। उच्च सीमा, निम्न सीमा समझ गए, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो भी बाकी है। अभी बोले थे कि जब बहुलक निकालेंगे या माध्यिका निकालेंगे तो समावेशित विधि को चेंज करना होगा अपवर्जी में।
तो समावेशिक से अपवर्जी में कैसे चेंज होता है इसको आपको समझना होगा। जैसे 5 से 10 है ना, तो चेंज करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि इसके निम्न सीमा में 0.5 घटा दीजिए और उच्च सीमा में 0.5 प्लस कर दीजिए। निम्न सीमा में, फिर सुन लीजिए, निम्न सीमा में 0.5 माइनस करेंगे और उच्च सीमा में 0.5 प्लस करेंगे। तो 5 में अगर मेरा 0.5 माइनस होगा तो 4.5 और इसमें प्लस होगा तो 10 मेरा पहले से है, 0.5 प्लस होगा तो 10.5। अब क्या है, 11 में निम्न सीमा है, 0.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। तो अब घटाने की जरूरत नहीं है, अब जहां पे लास्ट होगा वहां से शुरू होगा 10.5। अब इसमें खाली आपको जोड़ते जाना है तो 15.5, 15.5 से देख लीजिए 20 है तो बताइए 20.5 हो जाएगा। फिर यहां से शुरू होगा 20.5 से 25.5 और 25.5 से ये आ जाएगा मेरा 30.5। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, निम्न सीमा में 0 पॉइंट माइनस करेंगे, उच्च सीमा में 0.5 प्लस करेंगे। अब क्या है, ये जो आया ये मेरा आया वास्तविक उच्च सीमा, वास्तविक उच्च सीमा। और इधर जो मेरा आएगा ये होगा वास्तविक निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल भी आप समझ लिए। वर्ग अंतराल दो विधि में लिखा जाएगा। पहला अपवर्जी विधि, ओवरलैपिंग मेथड, दूसरा समावेशी विधि, नॉन ओवरलैपिंग मेथड। अब अपवर्जी विधि कैसे पहचानेंगे, 0 से 10 है, 10 से 20 है, मतलब जितना से लास्ट होगा उतना से शुरू होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 20, बताइए 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। जितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है, 100 बढ़ाना है, तो वर्ग अंतराल तो कुछ भी रह सकता है। आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि ये हो गया मेरा समावेशी विधि, सॉरी अपवर्जी विधि और ये समावेशी विधि। तो समावेशी से अपवर्जी कैसे चेंज होता है ये भी देख लिए। चेंज करके जो आया आपका कहलाएगा वास्तविक उच्च सीमा। यदि सवाल आपसे रहे कि वर्ग अंतराल 11 से 15 का वास्तविक उच्च सीमा, फिर आपसे पूछ दिया वास्तविक निम्न सीमा। देखिए दो सवाल है। वर्ग अंतराल 11 से 15 अगर है तो 11 मेरा निम्न सीमा, 15 मेरा उच्च सीमा। लेकिन अगर 11 से 15 है, इसका पूछे वास्तविक निम्न सीमा क्या होगा, तो अभी बताए थे। तो वास्तविक निम्न सीमा में 0.5 माइनस करेंगे तो वास्तविक निम्न सीमा हो जाएगा, जैसे 11 है इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 होगा। फिर अगर वास्तविक उच्च सीमा कहा जाए, वास्तविक उच्च सीमा, तो उच्च सीमा में 0.5 प्लस करेंगे तो 15.5 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर सीधे देखें कि निम्न सीमा, वास्तविक निम्न सीमा लिखा हुआ है तो लगता है कि निम्न सीमा है, तो लोग 11 टिक आउट कर देते हैं, मिस्टेक हो जाएगा। ये वास्तविक निम्न सीमा में अगर वर्ग अंतराल कह रहा है मेरा कि वास्तविक उच्च सीमा चाहिए और वास्तविक निम्न सीमा लाना है तो 0.5 निम्न सीमा माइनस करेंगे और उच्च सीमा में अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो आप समझ लिए वर्ग अंतराल, इसका इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज में पता चलेगा। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका या माध्य और तीसरा है बहुलक। तो तीनों का चर्चा हम करेंगे। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको।
हाँ, तो ये बोल रहे थे ना केंद्रीय प्रवृत्ति की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है, 3 माप है। पहला है माध्य, मीन। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है। पहला है माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है माध्य। दूसरा है माध्यिका या माध्यक, मीडियम। और तीसरा है बहुलक, मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है, माध्य, माध्यिका या माध्यक, और तीसरा है बहुलक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में कि माध्य क्या है। माध्य, मीन, इसको हम लोग औसत भी कहते हैं। तो आइए माध्य के समझ लेते हैं कि माध्य क्या है, माध्य किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माध्य उन सभी परीक्षणों 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माध्य वह संख्या है जो सभी परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। लिख देते हैं पहले, स्पष्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माध्य वह संख्या है जो सभी परीक्षणों के कुल योगफल में परीक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माध्य वह संख्या है जो सभी परीक्षणों के कुल योगफल में परीक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे प्रायः x बार ऊपर जो लकीर है ना, x बार से सूचित किया जाता है। माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योगफल बटे परीक्षणों की संख्या। शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दीजिए, सभी परीक्षणों का योगफल बटे परीक्षणों की संख्या। तो ये माध्य समझ गए, माध्य किसे कहते हैं। अब माध्य में 3 टाइप है, 3 टाइप के सवाल एक्सरसाइज में है। एक सरल बंटन के लिए, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, और एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। आप इसको पहले लिख लीजिए, हम तीनों की चर्चा फिर करते हैं। माध्य, मीन। टाइप 1 मेरा है सरल बंटन के लिए, सरल बंटन के लिए इसको व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं। अब क्या है सरल बंटन के लिए, यदि चरमान x1, x2, x3 xn हो, तो माध्य इक्वल टू इसको x बार से सूचित करते हैं,
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बाय n। यदि चर मान x1 x2 x3 डॉट डॉट दिया गया है तो माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बटा n। अब एग्जांपल देखिए, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो एक आप एग्जांपल देखिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चर मान दिया गया है 2 4 6 8 10 की बारंबारता, सॉरी 2 4 6 8 10 का माध्य निकालें। माध्य पढ़ रहे हैं ना, माध्य निकालें। एक छोटा सा सवाल है, इसके जैसा तो बहुत सवाल है, आंकड़ा कुछ भी आपका यहाँ आ सकता है। तो माध्य कैसे निकालेंगे? तो माध्य इक्वल टू, अभी ऊपर में हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जो भी चर मान दिया गया है उन सभी मानों को आप जोड़िए। तो जोड़िए अर्थात 2 प्लस क्या 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब ये देखना है कि ये चर मान कितना है, 1 2 3 4 5 गिनती कर लेना है, बटा 5 कर देंगे। जितना गिनती करके आएगा वो नीचे आ जाएगा। तो 10 और 18 24 और 28 और 30 30 बटा 5 6 आ जाएगा। 6 अमाध्य, ये आपका टाइप 1 हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या मेरा कौन कौन है 5 को पहले देख लीजिए। प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा। तो माध्य निकालना अगर है तो माध्य निकालना है तो बताइए क्या करेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 अब बटे के वो है 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से भाग दे देंगे। 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 बटा 5 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये आंसर 3 आ गया। इस तरह से आपका बहुत सारा सवाल रहेगा, आपको घर में बना लेना है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। नेक्स्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। नेक्स्ट है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। माध्य निकाले। चर मान 5 10 15 20 25 30 35 का माध्य निकाले। बना लीजिएगा। तो 3 सवाल आपको दे दिए हैं। इस टाइप 1 का है, सिर्फ सरल बंटन के लिए। सरल बंटन क्या है, इसको व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं। उसमें सिर्फ आपका चर मान होगा, चर मान के अलावे इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे बारंबारता होता है, बारंबारता चर मान के साथ नहीं आएगा, सिर्फ चर मान आएगा। बंटन कहिए, आंकड़ा कहिए, सब दिया हुआ रहेगा, इसके जैसा रहेगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। तो हम ये टाइप 1 कहेंगे। उसका माध्य कैसे निकालेंगे, इसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है और बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 10th में। कंपटीशन में यदि आप आते हैं तो इस तरह का सवाल आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आगे भी कंपटीशन में काम देगा। ये टाइप 1 था मेरा, इसके बाद टाइप 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में।